हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम स्टार पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह और स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं एफ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और क्लॉक के सवाल जो लास्ट 5 इयर्स आपके एफ कैट के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है ना। और ये 3 चैप्टर इसलिए हमने एक साथ रखे हैं क्योंकि इनसे एक एक सवाल ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो तीनों मिला करके भी आप देखोगे 5 साल में लगभग 15 से 16 सवाल ही पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ncrtquiz.com के बारे में, जहां पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेज लगाने को मिल जाएंगे। जहां पर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी क्लास 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 12, इन सभी के आपको चैप्टर वाइज क्विज लगाने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर CDS, CAPF, FCAT, CGCAT इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ncrtquiz.com पर आपके FCAT जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, FCAT का जो आपका 31 जनवरी को है 2026 में, ठीक है ना, उसके लिए 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दी गई है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस पर। तो आप ncrtquiz.com पर जाइए और FCAT के मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं आज की क्लास का। कह रहा है सलमान एंड हिज वाइफ कटरीना appear in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of Salman's selection is 1/7 and that of his wife Katrina's selection is 1/5. What is the probability that only one of them will be selected? तो ये बहुत बढ़िया सवाल है। सलमान और उसकी वाइफ कटरीना दोनों सेम पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं और सलमान के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और उसकी वाइफ की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। दोनों में से किसी एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कैसे निकालते हैं ये। देखो, सलमान के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/7 है ना। अगर अपन बात करते हैं सलमान की, बहुत आसान है। सलमान सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है हमारे पास, 1/7 है। तो सलमान के रिजेक्शन की क्या हो जाएगी भी, कि सलमान का सिलेक्शन नहीं होगा, 6/7 हो जाएगा ना। इसी तरीके से जो कटरीना है उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हमारे पास है, 1/5। तो इनके रिजेक्शन की क्या हो जाएगी भी, इनके रिजेक्शन की हो जाएगी 4/5। अब देखो, दोनों में से किसी एक का आपको सिलेक्शन कराना है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से किसी एक का रिजेक्शन कराना पड़ेगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी जो भी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन मान लेते हैं, ठीक ना, कि मान लीजिए सलमान का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, कटरीना का रिजेक्शन होगा, ऐसा होगा ना। या फिर क्या होगा, जब भी या आता है और आता है तो बीच में प्लस लगा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सलमान का सिलेक्शन करवा दिया और कटरीना का रिजेक्शन करा दिया। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगी कि कटरीना का सिलेक्शन हो जाए और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो सलमान का रिजेक्शन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/7 होगी। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ गया 4/35 प्लस 6/35, एलसीएम हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना हो गया, 6 और 4 10, तो 10/35 या 2/7 इस सवाल का हमारा उत्तर हो गया। 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, तो 2/7 हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। तो सवाल इतना सा ही था, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the diameter of a hemisphere is 21 centimeter, then what is the volume of the hemisphere? अब ये मेंसुरेशन 3D का सवाल है। ठीक है ना। हेमीस्फेयर क्या होता है, इस तरीके से होता है हमारा, जिसको आप बाउल भी बोल सकते हो, है ना। ये है हमारा हेमीस्फेयर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो इसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है, इसका डायमीटर दे रखा है यहाँ, डायमीटर दे रखा है हमें कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर अगर इसका 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का आधा,
21/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जो हेमीस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का आधा, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सब कुछ आपको दिया है, आप वैल्यू रख दीजिए, 2/3 पाई यानी कि 22/7, और आर कितना हमारे पास है 21 है, तो 21/2, 21/2 और 21/2 है ना, 21/2 का होल क्यूब है, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। तो 7 × 3 21, 21 से 21 कट गया, 2 से 2 बार चला गया, ठीक है ना, 2 से ये 11 बार कट गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 21 × 21 कितना हो गया 441 इंटू 11 अपॉन कितना 2। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, जैसे मैं 441 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे 1 का 1 लिख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 1 5, इनको ऐड कर देंगे, 5 4 9, तो हो जाएगा 4951/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई 24/25 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से 2 बार कट जाएगा, ठीक। देखो डेसिमल आएगा, पूरा पूरा तो आएगा नहीं, और ये 1200 1725 भी नहीं आएगा, तो एक ही आंसर है हमारा 2425.5 है ना। काट लीजिए आप, 2 से 2 बार जाएगा, फिर 2 चौक 8 है ना, फिर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14, ठीक है ना, फिर 2 पंचे 10, फिर 5, 2475.5 आना चाहिए इस सवाल का उत्तर, है ना। देखो डायमीटर हमारा 21 था, तो रेडियस 21/2 होगी, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब, यानी कि 22/2 21/2 21/2 7 21 21 क्या 2 से 2 चला गया, 2 से 11 बार गया, तो 21 × 21 कितना हो गया 441 है ना। तो ये हो गया हमारे पास 4, ये 1 हो गया, 4 + 1 5, सॉरी ये गलत हो गया, हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई ना। ये सही आंसर है, ऑप्शन सही है, हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ पर क्या होगा देखो, 1 का 1 आएगा, 4 + 1 5, 4 4 8 हो गए, ठीक है, 4851, तो ये आ जाएगा 24 और फिर 25.5, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉल rectangular vessel is half filled with water. The base dimension of the vessel is 62 × 45. A heavy metal cube of edge 15 centimeter is dropped into the vessel. The rise in the level of the vessel is. तो है क्या कह रहा था कि एक लंबा आयताकार बर्तन आधा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। बर्तन के आधार का माप यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है आपको, इसमें हमने एक क्यूब डाला है जिसकी साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो बर्तन के जल स्तर में हुई वृद्धि आपको बताना है कि भाई उसका जो पानी का लेवल है वो कितना बढ़ गया होगा, ठीक है ना। तो समझाता हूँ मैं इसको, ठीक है। क्या है कि आर्किमिडीज का आपने प्रिंसिपल पढ़ा है भाई, कि कोई भी चीज़ अगर पानी में डुबोई जाए तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस करती है, यस सर, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। थोड़ी सी फिजिक्स पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है भाई बर्तन है, आयताकार बर्तन, ठीक है, जिसका हमें बेस का डायमेंशन रखा है, यानी कि इसकी लंबाई 62 है और चौड़ाई कितनी है 45 है, ऊंचाई हमें नहीं पता, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, ऐसा है, ठीक है, ये आधा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, हाफ फिल्ड है ये, बात समझ गए, आधा पानी से भरा हुआ है। अब क्या किया हमने, इसमें एक मेटल का क्यूब गिराया जिसकी एज कितनी है भाई, इसमें एक क्यूब अपन ने ऐसे डाल दिया जिसकी साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से पानी थोड़ा ऊपर आ गया होगा, है ना, जितना भी ऊपर आया होगा पानी ऊपर आ गया होगा। अब होता क्या है कि पहले यहाँ तक पानी था जहाँ पर रेड वाला पार्ट है, ठीक, ब्लैक वाला पार्ट है, अब क्या हुआ आपने क्यूब डाला और पानी मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो इतना जो इसका लेवल बढ़ा है यही हमसे पूछा रहा है। अब देखो क्या है कि पानी का अपना शेप तो कुछ होता नहीं है, ये जो इतना पानी होगा, है ना, जितना पानी बड़ा है ये भी एक क्यूबॉइड ही होगा, जिसका लंबाई क्या होगा 62, चौड़ाई क्या होगा 45, और बस इसी की आप ऊंचाई निकाल लीजिए, ये जो h बढ़ गया इसी का आप हाइट निकाल लीजिए h, ये पानी कितना है, ये इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि जितना इस घन का, ये जो आपने क्यूब इसमें डाला है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसने पानी डिस्प्लेस किया होगा, तो ये जो वॉल्यूम है
ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है और यही हमारे पास एक क्यूब का भी वॉल्यूम है, क्योंकि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम हमारे क्यूब का है। अब क्यूब की साइड तो हमें पता है भाई 15 है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी 15 × 15 × 15। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 5 बार कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 15 × 5 कितना हो गया, 75 बटे में कितना, 62। तो 75 को 62 से भाग करेंगे तो 1 टाइम तो जाएगा जाएगा, है ना, ये गलत हो गया। अब कितना बचेगा भाई, 13, 130, 62 दूनी 124, यानी 1.2 समथिंग आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर। T is a point outside the circle and TA is tangent to a circle. If OT is 14.5 centimeter, what is the length of the tangent TA? तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये ज्योमेट्री आ गई, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है, एक पॉइंट है T, ठीक, और इस तरीके से है कि TA हमारा क्या है, टेंजेंट है, तो T को अपन ने A से मिला दिया, ये T है, ये A मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये टेंजेंट होगी। टेंजेंट क्या होती है, सर्कल के बाहर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, ठीक। तो इसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितनी होगी भाई, 10 हो गई, ठीक है। अब कह रहा है टी इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड टी इज टेंजेंट टू अ सर्कल इफ ओ टी इज इक्वल टू 14.5, ओ से लेकर टी तक, ओ को टी से मिला दो भाई, तो ओ टी हमारे पास कितना है, 14.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, सर्कल के सेंटर से लेकर के अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा जहां पर आपने टेंजेंट खींची है, तो वो 90 होता है, और साथ ही साथ रेडियस भी है, डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये राइट एंगल भी बनाता है, 90 बनाता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई ना। तो हमसे AT पूछ रहा है, AT देखो हम जानते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स काम करेंगे, है ना। तो हमने अगर पढ़ा है कि 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है ना। अगर किसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड 20, एक 21 है, तो उसका सबसे बड़ा साइड यानी हाइपोटेनस क्या होगा, 29 होगा। अगर इसका आधा कर दिया जाए तो 10 हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा, और ये 14.5 हो जाएगा। तो अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड 10 है, एक 14.5 है, और उसका एक कोण 90 है, यानी कि राइट एंगल है, तो उसका जो तीसरा साइड होगा वो 10.5 होगा। अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती, 14.5 के होल स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर घटाना पड़ता, फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ता, जो कि आपको काफ़ी मेहनत करा देता, ठीक है ना। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि जो AT है वो कितना है, 10.5 है। किसकी हेल्प से भाई, ट्रिपलेट्स की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इतना विद हाइट 20 सेंटीमीटर, द फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है भाई, इस तरीके से होता है हमारा कि इसमें बेस और टॉप सर्कल होते हैं, है ना, ये भी सर्कल होता है बेस, और ये टॉप भी क्या होता है, सर्कल होता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2πr h, कितना है, 20 है, ये कर्व सरफेस एरिया कितना है भाई, 1760 है, ठीक है। तो काटा पीटी मचा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 22 से कट जाएगा ये 8 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी रेडियस कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। तो इस सिलेंडर की रेडियस आ गई भाई 14 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो दो सर्कल हैं, है ना, इनका एरिया भी, यानी 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया तो पता ही था मुझे भाई 1760, बस मुझे क्या निकालना था, 2πr², 2 यानी कि 2 पाई यानी कि 22/7, आर कितना आ गया, 14 × 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 दूनी 14 हो गया, ये कितना हो गया, 14 दूनी 28, 28 × 44 है ना, 28 × 44, ये हुआ। 28, 44 को एक काम करो, 4 × 11 लिख दो, क्योंकि पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 20 × 4 80, 8 चौक 32, 80 32 कितना, 112, 112 × 11 कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 3 2 1, 1232 है ना। तो 1760 प्लस 1232, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, सब में यूनिट 2 है, ठीक है ना, इसको जोड़ लीजिए। तो 1760 प्लस 1232, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2992 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन मेंसुरेशन। द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन क्या होता है भाई? कोन होता है इस तरीके से, जो हैप्पी बर्थडे वाली टोपी नहीं होती है, वही है आपका कोन। ठीक है ना, आइसक्रीम वाला कोन ये है। तो इसमें ये रेडियस होती है इसकी, है ना। इसमें दो हाइट होती है, एक तो ये वर्टिकल होती है जिसको एच बोला जाता है, और एक ये स्लांट हाइट होती है। तो रेडियस, वर्टिकल हाइट और स्लांट हाइट में क्या रिलेशन होता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है ना। तो हाइट कितनी है भाई? 24 है। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ बेस यानी कि ये सर्कल, इसका एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना है हमारे पास? 154 है। तो 22 से 7 बार कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 7 × 7 49, यानी आर कितनी आ गई? 7 आ गई। तो आर कितना आ गया भाई हमारे पास? 7 आ गया। आइए 7, ये 24, तो ये 25 होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7, 24, 25 सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है, इसीलिए हमें एल निकालना पड़ा। तो पाई कितना है भाई? 22/7 है। आर कितना है भाई हमारे पास? आर 7 है। एल कितना है? 25 है। तो 7 7 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई? 550 हो जाएगा। ठीक है ना, 550 इस सवाल का हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। इफ 60,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज ही बॉट? बहुत ही आसान है। जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है भाई? 0.08 है, यानी कि डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, है ना, यानी होगी 8/100। या और सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई जीतने की 2/25। यानी टोटल अगर 25 टिकट खरीदोगे तो उसमें 2 में आपको लॉटरी मिलेगी। ठीक है ना। अब कह रहा है टोटल 60,000 टिकट सोल्ड हुई, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी है भाई? 60,000 है। तो जीतने के लिए कितने टिकट खरीदने चाहिए भाई? 2 टिकट खरीदने चाहिए। तो 60,000 अपॉन 25 इंटू 2। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 2500 को 100, 24 दूनी 48, 4800 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ फार्मर्स लैंड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम which has its parallel sides measuring itne and itne yards, and the distance between the parallel sides is 1.44 yards. The cost of plying the land is 1800 per square yard. What amount will have to be spent in order to plow the entire land? ठीक है ना। तो एक किसान की जो जमीन है वो कैसी है भाई? वो है ट्रेपेजियम के फॉर्म में ना, इस तरीके से होता है ट्रेपेजियम हमारा, ऐसा क्वाड्रेटल जिसमें केवल 2 साइड पैरेलल होती हैं और कुछ नहीं होता इसमें, कुछ इक्वल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। तो कह रहा है अ फार्मर्स लैंड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम व्हिच हैज इट्स पैरेलल साइड्स मेजरिंग 2.56 यार्ड्स एंड 3.44। तो एक तो होगी 2.56 और एक होगी 3.44। यार्ड वार्ड से चिंता मत करो क्योंकि सब कुछ यार्ड में दिया है। ठीक है ना। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा पैरेलल लाइन की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी? 1.44 यार्ड्स। ठीक है। अब कह रहा है कि इसको प्लाउ करने का जो खर्चा है वो 1800 पर स्क्वायर यार्ड है। तो टोटल फील्ड को प्लाउ करने का खर्चा क्या आएगा? तो टोटल जो प्लाउ करोगे वो एरिया प्लाउ करोगे ना। तो एरिया क्या होता है भाई हमारा? एरिया होता है इसका ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मेंसुरेशन में यही है, आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए ना। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पर यूनिट खर्च से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया को पर यूनिट खर्च से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2.56 3.44 कितना हो जाएगा भाई? 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा ना। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया 1.44 और पर यूनिट खर्चा कितना है भाई हमारा? 1800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, है ना।
तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 72 बार, तो ये हमारा आंसर आ गया 6 इंटू 72 इंटू 18। अब यूनिट देखते हैं कि 8 दूनी 16, 6 इंटू 6 36, यूनिट आ रहा है 6, एक ही ऑप्शन है जहाँ पर यूनिट हमारा 6 है, तो हमें पूरा सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर 777 ही आएगा, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द टेंट इज इतना एंड इट्स हाइट इज 7√3, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट। तो एक हमारे पास कोनिकल टेंट है, ठीक है, और इस कोनिकल टेंट में हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें कोनिकल टेंट में एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, यानी कि सर्कल का एरिया दिया है। क्या होता है भाई, पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास कितना है, 462 है, तो 22 दूनी 44, 22 से कम 22, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 21 इंटू 7 आ गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा भाई, 7√3 आ जाएगा, क्योंकि 21 हो गया 7 इंटू 3, तो रेडियस हमारे पास 7√3 आ गई, ठीक है। अब हाइट हमें दे रखी थी कितनी भाई, हाइट दे रखी थी 7√3, ठीक, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट। कितना कपड़ा लगेगा भाई, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर कपड़ा लगेगा, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का, पाई आर एल होता है। तो पाई कितना है भाई, 22/7, आर कितना है हमारा 7√3, हमें एल निकालना है। एल अभी हमने एक सवाल में और देखा था भाई, है ना, कि इसकी रेडियस, कोन की रेडियस, वर्टिकल हाइट, ये आर, ये एच, और एल में क्या रिलेशन होता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये साइड 1 है, परपेंडिकुलर और बेस 1 1 है, तो हाइपोटेनस √2 होता है, ठीक है ना। तो अब देखोगे ध्यान से, तो जो रेडियस है वो भी 7√3 है, जो हाइट है वो भी 7√3 है ना, यानी 1 की वैल्यू 7√3, 1 की वैल्यू 7√3, तो √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7√3 इंटू 2, है ना, ये नहीं क्या हो जाएगा, 7√6 हो जाएगा, तो इसकी जो स्लांट हाइट हुई वो 7√6 हो गई, ठीक है, 7√6, ये आपको सॉल्व करना था। 7 से 7 कट गया, ठीक है ना, 22 सत्ते कितना हो गया भाई हमारे पास, पाई आर एल। क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट, ठीक है ना। ठीक है, हाँ ये है। अच्छा, अब इनको हम लिख सकते हैं क्या, 22 सत्ते 154 हो गया, इसको लिख सकते हैं अपन रूट के अंदर 3 इंटू 6 यानी कि 18, और 18 मतलब हो गया 9 दूनी 18, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू √2, तो 15 चौको 60, 4 × 3 = 12, है ना, 15 × 3 = 45, 450, और 12 कितना हो गया, 450 और 12 462, ये हो गया आंसर 462√2। ये हमारे इस सवाल का उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that either both are red or both are king, है ना। तो भाई हमारे का डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, उन 52 को हमने दो कलर में बांटा है, आधे कार्ड होते हैं यानी 26 कार्ड होते हैं रेड, और 26 होते हैं हमारे ब्लैक। फिर इन 26 को अपन ने डिवाइड कर दिया, है ना, ये जो रेड है 26 वो हो गया हार्ट और डायमंड, 13 कार्ड हार्ट डायमंड के। फिर जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उनको भी अपन ने 13 में डिवाइड कर दिया, है ना, स्पेड और क्लब में। तो इस तरीके से, और फिर जो 13 है उनमें 2 से लेकर के 10 तक के तो नंबर कार्ड होते हैं, इसके बाद आपका एस होता है ना, जोकर होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, किंग होता है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो वो दोनों रेड होंगे या दोनों राजा होंगे, ठीक है ना। तो भाई हमारे पास रेड कार्ड कितने हैं, 26, तो 26 में से कोई भी 2 कार्ड निकाल लीजिए, तो ये रेड हो गए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अपन लोग निकाल रहे हैं, तो पहले लिखेंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम, प्लस हमारे पास किंग कितने होते हैं, 4, 4 में से कोई भी 2 किंग निकाल लीजिए। लेकिन जब आपने 26 में से 2 निकाले और 4 में से 2 निकाला, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 कार्ड निकाले हों, है ना, वो
दोनों ही रेड हो या दोनों ही किंग हो, है ना, तो एक हमें कंडीशन इसमें घटानी पड़ेगी 2C2 वाली। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके, या तो रेड हो जाएंगे या फिर किंग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये माइनस कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 52C2, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, 26C2 कितना होता है भाई, 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 4C2 कितना हो गया, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। 2C2 कितना हो गया भाई, माइनस का 1। 52C2 कितना हो गया, 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, दो एलसीएम लेकर काट दो, है ना, तो ये बन गया 26 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 हो गया। और यहाँ पर भी क्या है हमारा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता तो ये वाला फॉर्मूला सभी जानते होंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली कंडीशन, ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो इसलिए यूनियन निकालना था, तो ये वाले हो गए रेड वाले, ये हो गए आपके किंग वाले, ये होगी दोनों की इंटरसेक्शन, यानी कि एक कार्ड रेड और एक कार्ड किंग, ऐसा, ठीक है ना, या तो दोनों के दोनों रेड या फिर दोनों के दोनों किंग, ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो इसलिए वो माइनस अपन को यहाँ पे करना पड़ता है। सॉल्व करते हैं, दो सब में से कॉमन लेकर काट देते हैं, तो ये बन जाएगा 13 इंटू 25, ये बन जाएगा 2 इंटू 3, ये बन जाएगा माइनस का 1, दो नीचे से भी डिवाइड करेंगे तो 26 इंटू 51 हो जाएगा, है ना। 13 इंटू 25 कितना हो गया भाई, 25 थी 75 और 25 7 32, 325, ये कितना हो गया 6 माइनस 1, और ये कितना हो गया भाई 1326, ठीक है। तो 25 और 5 30, 330 डिवाइडेड बाय 1326। बढ़िया सवाल था ये वाला गलत कर सकते हो आप, है ना। इंटरसेक्शन अगर नहीं किया तो ये सवाल गलत हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल इन योर रिस्ट वॉच एट 9 hours 44 minutes विल बी। तो देखो एंगल अगर निकालना है घंटे और मिनट की सुई में, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। इससे आप सारे सवाल निपटा सकते हैं। जहाँ पर h क्या है, h है आपका आवर हैंड हो गया आपका, और m क्या है आपका मिनट हैंड है, ठीक है। तो 30 इंटू आवर हैंड कहाँ पर है भाई, 9 पर है, 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 44, 2 से कट गया कितने बार भाई 22 बार, ये कितना हो गया 270 माइनस 22 इंटू 11 कितना हो गया 242। तो 70 में से 42 कितना बचा भाई, 70 में से 40 गया 30, 28 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया हमारा 28। बहुत ही आसान होता है, क्लॉक का सवाल आएगा अगर तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो किसी स्क्वायर का, स्क्वायर मान लीजिए हमारे पास ये है, साइड अपन इसकी ए मान लेते हैं, तो इसका डायगोनल क्या होता है भाई, इसका डायगोनल होता है a√2, ठीक है ना। और ये जो a√2 है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, समबाहु त्रिभुज की हमारे पास भुजा है, ठीक है ना। यानी एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी हर एक साइड कितनी है, a√2 और a√2, ठीक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई ए स्क्वायर कितना हमारे पास है 22√3। अब यहाँ से ए मत निकालना, नहीं तो फिर फंस जाओगे, ठीक। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब ए स्क्वायर की जगह ये वाली सारी वैल्यू रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 22√3 इंटू कितना 2 से गया 2 बार, 2 से गया 11 बार, √3 इंटू √3 3 हो गया, 11 इंटू 3 कितना हो गया 33 हो गया। तो 33 इस सवाल का हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एलसीएम एचसीएफ का भी सवाल एक ही सवाल था, तो मैंने इसी चैप्टर में डाल दिया, आप इसको मिसलेनियस भी समझ सकते हो, ठीक है ना। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1/20th of their LCM if one of the number is 96 and the difference of the LCM and HCF is 456, then what is the other number। तो सवाल ये कह रहा है कि
HCF और LCM के बारे में कुछ रिलेशन दे रखा है कि जो HCF है वो LCM का 1/20 है, यानी अगर LCM हमारा 20 है तो HCF उसका 1/20 यानी कि 1 है ना। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया भाई, 19 हो गया, और 19 की वैल्यू कितनी है भाई, 456 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, एक की वैल्यू 24 हो गई, यानी HCF आ गया हमारा 24 और LCM आ जाएगा 20 × 24, है ना, यानी 480। अब हम सभी जानते हैं अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक नंबर हमारा कितना है भाई, 96 है, दूसरा नंबर हमें निकालना है। LCM कितना है, 480 है, और HCF कितना है, 24 है। तो 24 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 12 बार, है ना। तो सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, एट हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ वॉच डू द आवर एंड मिनट हैंड मीट इन अ एनालॉग क्लॉक। तो होता क्या है कि भाई एक एनालॉग क्लॉक में 1 से लेके 12 तक के नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, वैसे तो आपको आंसर इसका पता होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक। इनके बीच में 1 2, यहाँ पर 4 5, यही एनालॉग क्लॉक, ये 7 ये 8, यहाँ पर 10 और 11, ठीक है। तो जब घड़ी में 1 बज के जब जब दोनों सुई 1 बज के, मतलब दोनों सुई जब 1 बजे पर होती हैं तब वो क्या होती हैं, मिलती हैं, है ना। ऐसे ही 2 पर होंगी दोनों सुई तब भी वो मिलेंगी, 3 पर होंगी तब भी मिलेंगी। तो ऐसा हर 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन ये जो 11 और 1 हर 1 घंटे में एक बार होता है, ठीक है ना। तो टोटल 12 घंटे हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो 11 से लेके 1 तक है ना, इनके बीच में दोनों सुइयां केवल एक बार ही मिलती हैं। कब, ठीक 12 बजे। ये 11 और 12 के बीच में भी है और 12 और 1 के बीच में भी है, ठीक है ना। तो हर 1 घंटे में तो एक बार मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में कितने बार मिलती हैं भाई, 11 बार मिलती हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। एकदम आसान सवाल था, थ्योरेटिकल सवाल है, आप सभी जानते होंगे, डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ बॉक्स 3 येलो बॉल्स 5 रेड बॉल्स 4 ग्रीन बॉल्स आर देयर, if 3 balls are taken out randomly what is the probability of getting 2 green balls। तो भाई हमारे पास येलो कितनी है, येलो है सर 3, ठीक है। हमारे पास रेड कितनी है, रेड है सर 5। हमारे पास ग्रीन कितनी है, तो ग्रीन है हमारे पास 4, ठीक है। हमें बॉल कितनी निकालनी है भाई, 3 निकालनी है। तो टोटल 5 4 9 3 12, 12 में से 3 बॉल निकालनी है, तो 12C3, ये हो गया हमारा टोटल आउटकम, ठीक। अब फेवरेबल लिखते हैं कि रैंडमली हमने निकाली है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल्स। तो ग्रीन कितनी है भाई, 4 है, तो 4 में से अपन कोई भी 2 ग्रीन निकाल लेंगे। लेकिन हमें बॉल तो 3 निकालनी है। अब जो एक बॉल है वो कोई भी हो सकती है, येलो या रेड, यानी कि बाकी जो 8 बॉल हैं उनमें से कोई भी हम एक निकाल सकते हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। 4C2 का मतलब क्या हो गया भाई, 4 × 3/2 × 1। 8C1 का 1 हो गया, 8 हो गया। 12C3 का मतलब हो गया 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 × 1 से 2 × 1 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 5 बार, तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 55, 12/55 इस सवाल का हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, the area of the floor of a rectangular hall of length 40 meter is 960 meter square, carpet of size 6 × 4 meter are available, then how many carpets are required to cover the hall। तो क्या है कि आपको हॉल को कवर करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि एरिया ऑफ फ्लोर, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसके फ्लोर का एरिया 960 है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। एरिया मतलब फ्लोर का एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया। तो लंबाई कितनी, 40 है भाई, और इसका एरिया कितना है, 960। अब इस एरिया पर हमें 6/4 के क्या लगाने हैं, 6/4 के कारपेट्स लगाने हैं, ठीक है ना। तो कितनी कारपेट रिक्वायर्ड होगी, कितनी कारपेट, नंबर ऑफ कारपेट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन कारपेट।
ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो गया, 960 है, दिया हुआ है हमें, अपॉन एरिया ऑफ वन कारपेट 6 × 4, 2496, यानी 40 इस सवाल का आंसर है। लेंथ वेंथ नहीं भी देता ना तब भी कोई दिक्कत हमें नहीं होती, हम आराम से निकाल लेते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अ रेक्टेंगुलर शीट हैज अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर and breadth 15 centimeter. A margin of 2.5 centimeter from the length side and 1.5 centimeter from the breadth side is cut out on all sides. What percentage of the original area is left for writing? तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या है, शीट है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शीट है। हमने क्या किया, इसकी लंबाई कितनी थी भाई, 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी थी, 15। हमने क्या किया, लंबाई से 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लिया, और चौड़ाई से हमने लिया है 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन, ठीक है। तो ये कितना है, 2.5 है, और ये कितना हमारे पास है, 1.5 है, ठीक है ना। अब सवाल ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एरिया इज लेफ्ट फॉर राइटिंग। तो भाई आपने इतना मटेरियल काट के ही अलग कर दिया भाई, इतना मटेरियल तो आपने काट के अलग कर दिया। अब ये मटेरियल है राइटिंग के लिए। सवाल कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एरिया इज लेफ्ट फॉर राइटिंग, है ना। तो ओरिजिनल एरिया क्या था भाई, ओरिजिनल एरिया था हमारा 40 × 15। बचा कितना, देखो होगा क्या कि इधर से ढाई जाएगा, इधर से ढाई जाएगा, है ना। तो लेंथ कितनी बचेगी भाई, 30 थी, ढाई ढाई 5 चली जाएगी तो 25 बचेगी, ठीक है। ब्रेथ क्या हो जाएगी, 15 थी, 1.5 और 1.5 3 चली जाएगी, तो 15 - 3 कितनी रहेगी, 12। तो अब एरिया हमारा कितना है भाई, 25 × 12 है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो इतना लेफ्ट है, इतना इनिशियल था, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉल्व और कर लीजिए, तो 5 से 5 बार जाएगा, या फिर सीधा कर लो तो 300 हो गया, है ना। 25 × 12 300, ये 450। तो 15 दूनी 30, 15 × 45, और 2/3 का मतलब होता है 66.66%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। एट व्हाट टाइम between 2 and 3 o'clock will the minute hand be exactly 1 minute space ahead of the hour end? दो मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने के, है ना, दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। पहला है ऑप्शंस के थ्रू, या पहला अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना, कि होता क्या है कि ये हमारी क्लॉक है, ठीक है ना, और 3 यहाँ बजते हैं, 12 यहाँ बजेंगे, ठीक। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इनके बीच में भी 1 2 3 4 ऐसे होंगे ना। तो अब 2 बज के कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में वो टाइम कब आएगा, जब दोनों के बीच एग्जैक्टली 1 मिनट का स्पेस होगा। तो 2 कैसे बजते हैं भाई, इस तरीके से बजते हैं 2, है ना। मिनट वाली सुई आपकी 12 पर होती है और घंटे वाली सुई 2 पर होती है, 2 बजते हैं। लेकिन हमें 1 मिनट का गैप चाहिए, 1 मिनट का गैप बताना है, ठीक है ना। 1 मिनट का गैप करने के लिए क्या होगा, पहले तो ये मिनट वाली सुई चलेगी और ये मिलेगी घंटे वाली सुई से, फिर इसके बाद ये आगे निकलेगी, तब जा करके इनके बीच 1 मिनट का गैप बनेगा। यानी कि ऐसा 1 मिनट का गैप बनाने के लिए, 1 मिनट मतलब पता क्या होता है, देखो 15 मिनट जब 3 बजते हैं एग्जैक्टली घड़ी में तो 90 डिग्री कोण बनता है। यानी कि जब 3 बजते हैं तो घड़ी और मिनट की सुई में 15 डिग्री का एंगल बनता है, सॉरी 15 मिनट का डिफरेंस होता है। 15 मिनट का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 6 डिग्री, ठीक है। यानी कि हमें 6 डिग्री पता करना है कि 6 डिग्री एंगल कब बनेगा दोनों के बीच, ठीक। तो 6 डिग्री बनाने के लिए जो मिनट वाली सुई है उसको कितना चलना पड़ेगा, 10 और 1 11 मिनट चलना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे की रिस्पेक्ट में इतना चलती है ना, क्योंकि जैसे ही घंटे वाली सुई धीरे धीरे चलती है, मिनट वाली सुई तेज से चलती है। तो जैसे ही मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगा के आएगी, यानी कि अगर वो पूरा चक्कर 360 घूमेगी तो उतनी देर में घंटे वाली सुई केवल कितना चलती है, जैसे ये पूरा ये 2 पर है ना, और ये 12 पर है। तो जब 3 बजेंगे तो ये आ जाएगी इस पर 3 पर, और ये चलेगी पूरा, है ना। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में 55 मिनट के बराबर डिस्टेंस चलती है, कौन, मिनट की सुई। तो
कितने मिनट चलना है इसको, 10 और 11 मिनट चलना है, तो 11 पच्चे 55 यानी कि 12 मिनट चलना पड़ेगा। तो 12 मिनट वो टाइम है 2 बजे के बाद, यानी 2:12 वो टाइम है जब घंटे और मिनट की सुई में एग्जैक्ट 1 मिनट का डिफरेंस होगा। एक तो ये तरीका है हमारा, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है आपका ऑप्शंस के थ्रू। ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ, देख लो कौन से टाइम में 30h माइनस 11/2m कितना आ रहा हो, 6 डिग्री आ रहा हो, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देखा हमने 30 इंटू एच यानी कि 2 माइनस 11/2m, m यानी कि 12, 30 दूनी 60, 2 से गया कितने बार, 6 बार, 11 छक 66, यानी ये कितना आ गया, 6 डिग्री आएगा। एंगल नेगेटिव होता नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर एक ही सवाल का उत्तर हो गया। दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, a circle of radius 21 centimeter is converted into a rectangle. If the length and breadth are in the ratio 6:5, then find the area of the rectangle. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा भाई, 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, नहीं, 6 पंचे 30 है ना। एक बार अब ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के देखते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना है भाई, 6:5 है। तो एरिया क्या होगा हमारा, मान लीजिए अगर ये 6x और ये 5x भी है, तो एरिया कितना होगा, 6x इंटू 5x होगा ना। यानी कि हमारा जो भी आंसर है वो 5 का मल्टीपल है, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 5, कोई भी संख्या 5 से कब कटती है, जब उसका यूनिट या तो 0 हो या 5 हो। इसमें कितना आसान सवाल बना दिया। चलो मैं आपको समझा भी देता हूँ अब, ठीक है ना। तो आंसर आ चुका है, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। होता क्या है कि सर्कल है हमारे पास एक, ठीक है, और इसी से हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो जब आप सर्कल से रेक्टेंगल बनाओगे, तो जितना इसका सरकमफ्रेंस है ना, उतना ही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2πr इज इक्वल टू, अगर इसकी लेंथ ब्रेड्थ l और b है और इसकी रेडियस r है, तो जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी उतना ही इसका पेरीमीटर भी होगा, यानी 2 टाइम्स l प्लस b भी होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई कितना हमारे पास होता है, 22/7, और रेडियस कितनी हमारे पास है, 21 है ना। और l प्लस बी, l कितना है भाई 6x, और b कितना 5x, 6 और 5 11x हो गया, है ना। तो 7 से कट गया 3 बार, 11 से कट गया 2 बार, यानी x कितना आ गया भाई, 6 आ गया। ठीक, अब एरिया क्या होता है भाई हमारे पास, एरिया होता है l इंटू बी, यानी 6x इंटू 5x, यानी कितना हो गया 36, ये 30x² हो गया ना। तो 30x कितना है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 108, तो 1080 हमारा क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आप इस सवाल का आंसर डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2 dice are thrown together, what is the probability that the sum of the numbers on the two faces is divisible by 4 और 6। तो आपने 2 डाइस फेंके, कह रहा है कि दोनों डाइस पर जो सम आ रहा है वो या तो 4 का मल्टीपल हो या फिर 6 का मल्टीपल हो, ठीक है ना। तो जब डाइस, आप जानते हो डाइस पर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, है ना, ये नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो कोई इन दोनों का सम 4 चाहे, 4 से डिविजल कब होगा, जब सम 4 हो या फिर 8 हो या फिर 12। देखो मिनिमम सम क्या हो सकता है, दोनों पर 1 1 आए, मिनिमम 2 हो सकता है सम, और मैक्सिमम 12 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। 12 कब आएगा, जब दोनों डाइस पर 6 और 6 होगा, ठीक है। अच्छा, 6 के केस में क्या होगा भाई, या तो सम 6 हो या 12 हो, ठीक है। तो सम 4 कब कब होगा, वैसे तो डायरेक्ट पता है मुझे कि 3 केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अपन बना लेते हैं। देखो एक तो ऐसा होगा कि जब दोनों पर 2 2 आए, ऐसा होगा कि पहले पर 1 दूसरे पर 3, ऐसा होगा पहले पर 3 दूसरे पर 1, है ना, यानी कि टोटल 3 आउटकम है फेवरेबल, ठीक है। अच्छा 8 कैसे बनेगा भाई, 8 बनेगा हमारा 2 6 6 2, है ना, 3 5 5 3, इसके बाद 4 4, है ना, 4 4, ठीक। तो ये 5 हो गए हमारे पास टोटल। 12 कब बनेगा, 12 में तो एक ही केस आएगा जब दोनों पर 6 और 6 होगा, एक ही केस होगा, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, 4 हो गया, 8 हो गया, 4 से 4 होना चाहिए सम, 8 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है ना। और 6 के केस में 6 और 12 होना चाहिए। तो 5 3 8, 8 और 1 9, और अगर 2 हम डाइस को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम आ जाएंगे हमारे पास 6 इंटू 6 यानी कि 36, ठीक है ना।
4 और 6 है ये, 4 या 6, तो 4 का हो गया भाई, अच्छा 6 भी तो रह गया, सॉरी 6 रह गया ना, 6 रह गया। 6 कब कब बन सकता है भाई, 1,5, 5,1, इसके बाद 2,4, 4,2, 3,3, यानी 1 2 3 4 5, इसके 5 केस हो गए। तो टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल कितना हो गया देखो, 5 5 10 और 4 14, टोटल आउटकम हो गया 14 अपॉन फेवरेबल आउटकम हो गया 14, टोटल हो गया 36, तो 2 से काट देंगे 7 बार, 2 से काट देंगे 18 बार, तो हमारे पास कितना आंसर बन जाएगा भाई, 7/18 बन जाएगा, 7/18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इतना हेक्टेयर्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 4.40 पर मीटर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये हेक्टेयर्स में है और ये मीटर में है, ठीक है। टोटल ये क्या है, एरिया है, और हमसे फेंसिंग का पूछ रहा है, फेंसिंग यानी कि पेरीमीटर, ठीक है ना। तो सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले हमें ना, पाई यानी 22/7, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13.86, ये हेक्टेयर है, इसको मीटर में चेंज करते हैं, यानी 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। 22 से काटूं जरा, 22 छक्के 132 और 22 थी 66, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 63 इंटू 100 इंटू 7, 63 यानी कि हो गया 7 इंटू 9 इंटू 100 इंटू 7, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा भाई, 7 बाहर निकल जाएगा, 9 3 बन के बाहर निकल जाएगा, 100 10 बन के बाहर निकल जाएगा, तो रेडियस कितनी आ गई भाई हमारी, 210 आ गई, ठीक है। रेडियस हमारी 210 हो गई, रेडियस 210 हो गई, तो अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। ये टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल पेरीमीटर इनटू पर यूनिट एक्सपेंस, ठीक है। तो टोटल पेरीमीटर क्या होता है भाई सर्कल का, 2πr, तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना हमारा 210 है, और खर्चा कितना है 4.40 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, ये डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 7 से 3 बार कट जाएगा, 7 21, अब ये हो गया हमारे पास कितना, यूनिट देख लेते हैं एक बार, है ना, यूनिट चेक करके, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, अरे 3 संख्याओं में यूनिट सेम है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो ना ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को लिखते हैं देखो 2 इंटू 11, ठीक है। 44 को लिखते हैं 4 इंटू 11, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, देखो 4 थी 12, 12 इंटू 4 कितना 48, 12 चौक 48, 48 में सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 8 हो गया, 8 4 12, 4 और 1 5, फिर इसमें फिर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 08, अरे 2 ऑप्शन में 08 है, चलो और सॉल्व करते हैं, तो ये 8 आ गया, 8 2 10 आ गया, 5 2 7 और 1 8 आ गया, और ये 5 आ गया, 5808, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, एट व्हाट टाइम between 3 and 4 o'clock both the hands of a clock will coincide with each other। तो coincide मतलब एक के ऊपर एक, है ना। तो भाई 3 कैसे बचते हैं, ये 3 हो गया और ये 12 हो गया, 3 ऐसे बचते हैं, फिर इनके बीच में 1 होता है, 2 होता है, तो 3 बचते हैं कैसे, जब घंटे वाली सुई 3 पर हो, मिनट वाली सुई 12 पर हो। अब दोनों को coincide होने के लिए मिनट वाली सुई को ही तो चलना पड़ेगा, तो मिनट वाली सुई को 15 मिनट चलना है, तो हमें पता है कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई घंटे के रिस्पेक्ट में इतना चलती है ना। तो हमें कितने का टाइम चाहिए भाई, कितने मिनट चलाना है इसको, 15 मिनट चलाना है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 थी 15, 5 से गया 11 बार, यानी 180/11, 180/11 कितना हो गया, 16 सही 4/11, तो 3 बजकर 16 सही 4/11 पर ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर बन गया, ठीक है ना। तो ये थे आपके एफकेट के लास्ट कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस, जहां पर अपन ने मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और क्लॉक के क्वेश्चंस देखे। इसमें एक एलसीएम एचसीएफ का भी था, वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया, और ज्योमेट्री का भी एक सवाल पूछा था सर्कल का, तो वो वाला भी मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। तो इतनी कहानी हमारी हो गई है। अब जो आपके चैप्टर नए ऐड हुए हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उनके मैं आपको पूरे पूरे टॉपिक
का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा डिस्कशन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।